नमस्कार दर्शकों, डीडी मध्य प्रदेश दूरदर्शन केंद्र भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा भारत देश हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मना रहा है। दुनिया के अनेक देशों में भी आज डॉक्टर अंबेडकर को बहुत सम्मान से याद किया जा रहा है। दर्शकों, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की इंदौर जिले की महू तहसील में हुआ था, जिसे आज हम डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं। दर्शकों, डॉक्टर अंबेडकर केवल वंचितों और शोषित वर्गों के नेता ही नहीं थे, पूरी दुनिया उन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण आज सम्मान देती है। उन्होंने सामाजिक सुधार के साथ साथ अर्थव्यवस्था, राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय मामलों, मानवाधिकारों और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है और उनका योगदान अमूल्य माना जाता है। महिलाओं, श्रमिकों, किसानों जैसे अनेक वर्ग और समुदायों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारे जो है किताबें लिखी है, कई सारे पेपर लिखे, कई अपनी अनुशंसाएं की, कई तरह की सिफारिश की और उन पे बहुत काम किया है, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि भारत में हर वर्ग के लिए डॉक्टर अंबेडकर के कुछ ना कुछ जो है योगदान उनके में दिखाई देता है। डॉक्टर अंबेडकर के इसी बहुआयामी व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे इनका परिचय कराता हूँ। पहले मेहमान हमारे बीच वरिष्ठ बौद्ध धर्मगुरु और बुद्ध भूमि धम्मदूत संघ के संस्थापक पूज्य भंते शाक्य पुत्र सागर थेरो जी हैं। नमस्कार जी। साथ ही हमारे साथ एक अन्य मेहमान वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती स्वाति आशा जी हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार। आपका हम हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपसे डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से जुड़े कई सवाल आज हम हमारे मेहमानों से करेंगे और मैं सबसे पहला सवाल जो है पूज्य भंते शाक्य पुत्र सागर थेरो जी से करना चाहूँगा। भंते जी, आपको क्या लगता है कि मौजूदा दौर में भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचार पहले से ज़्यादा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं? कृपया इस बात पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी, अगर देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार पहले से भी और प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मानवतावादी दर्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ना केवल दलितों के लिए ही अपितु उन्होंने संपूर्ण देश के लिए उनका योगदान है। और आज अगर हम लोग देखते हैं, आज अमेरिका ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्टैच्यू को स्थापित किया गया है। हम लोग जापान देखते हैं, वियतनाम देखते हैं, कंबोडिया, ऐसे विभिन्न देश जो है आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मानवतावादी विचारों को, मानवतावादी सिद्धांतों को आज वो अपने जीवन में उतार रहे हैं और इसलिए उनके देशों में भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की स्टैच्यू दिखाई देती है। अभी हाल ही में हम लोग देखते हैं भारत के अंदर एक विशालकाय मूर्ति स्थापित की गई है जिसे नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के DY चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की स्टैच्यू वहां पर स्थापित की गई है। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार जो है हम सब लोगों के लिए एक मानवतावादी दर्शन देते आ रहे हैं। और देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस दलित समुदाय के साथ साथ उन्होंने स्त्री समुदाय के लिए भी अपना जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने उनके लिए भी, उनके हक और अधिकारों के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और देखा जाए तो जब इस देश के अंदर विषमता, अत्याचार और अन्याय जहां जहां पर भी होगा वहां पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को याद किया जाएगा, वहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लोग याद करेंगे। और जब तक ये रहेगा तब तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार भी निश्चित रहेंगे। धन्यवाद भंते जी। स्वाति जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा
क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ वंचित समुदायों के लिए काम किया है या महिलाओं के लिए भी उन्होंने उनके अधिकारों की उन्होंने वकालत की है? आप क्या इस पर आपका क्या आप सोचती हैं कि डॉक्टर बाबा साहब ने किस किस तरह के काम अन्य वर्गों के लिए भी किए हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ वंचित तबके का बोलेंगे तो उनकी प्रतिमा को बहुत हम छोटा करेंगे, उनके विचारों को बहुत छोटा करेंगे, क्योंकि उनका जो देश को देखने का, समाज को देखने का, परिवार को देखने का जो एक नज़रिया था वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक था और बहुत ज़्यादा समानतावादी था। तो उन्होंने घर के अंदर से लेके राजनीतिक स्तर तक जो पैरवी की है और महिलाओं की उसमें जो भूमिकाएं सुनिश्चित की है वो सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं है। तो उन्होंने वो लिखित में भी आई है कि इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि महिलाओं को अपने अधिकार लेने में कठिनाई आए तो वहाँ पर वो लिखित रूप में भी है कि महिलाएं अपने अधिकार ले सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और है सर इसमें, वो ये है कि वंचित महिलाओं के ही बाबा साहब नेता है, ये मैं नहीं मानते। सही बात बोले तो पूरी महिला ही वंचित है। तो हमारे देश में भारतीय संस्कृति में महिलाएं कौन, अगर ये सवाल हमारे सामने आता है तो एक अलग तरीके का महिला का चित्र नज़र आता है। शायद पूरी वेशभूषा उनकी बहुत अलग होगी और बहुत सारे जेवरात उसने पहने होंगे, पर ये एक चित्र है और उससे विपरीत एक और चित्र है। जो महिला कृषक है, जो मजदूर है, जो काम करने जा रही है, वो घर के अंदर है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो भी एक महिलाएं है। पर जितना मैं समझती हूँ कि महिलाएं पूरा का पूरा महिलाओं का तबका ही वंचित है। तो पूरे महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने काम किया वो आज बहुत ज़्यादा सराहनीय है और आज के दौर में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। और आज जब महिलाएं घर और बाहर दोनों भूमिकाएं अदा कर रही है और अपनी पहचान के लिए काम कर रही है, तो आज वंचित महिलाओं का भी एक मुकाम है। और वंचित महिलाएं मतलब वो महिलाएं जो सब महिलाएं हैं, क्योंकि वंचितता को अगर हम नापेंगे तो सबसे निचले स्तर पे हमको महिलाएं ही मिलेगी। भंती जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा, बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा किस बात ने प्रभावित किया कि उन्होंने जब उनको एक अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा तो उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना? वो ऐसी कौन सी बातें थी जो उनको सबसे ज़्यादा उस धर्म ने उनको जो प्रभावित किया है? एक्चुअली देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, जब मैट्रिक पास हुए थे तो उनके जो शिक्षक थे उन्होंने एक किर्लोस्कर सर थे, उन्होंने उनको एक बुद्ध चरित्र किताब उन्होंने दान की थी, एक भेंट के रूप में दिया था। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको पढ़ा होगा तो निश्चित ही उनके मन में बाबा साहब अम्बेडकर के हृदय तक भगवान बुद्ध के विचार निश्चित गए होंगे। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, बड़े बचपन से ही उन्होंने विषमता देखी, अन्याय देखा, तिरस्कार देखा और हर जगह उनको तिरस्कारित किया गया। परंतु जब उन्होंने बुद्ध को देखा या बुद्ध को पढ़ा तो बुद्ध के अंदर उनको एक समानता दिखाई देती, बुद्ध के अंदर मानवता दिखाई देती, बुद्ध के अंदर बंधुत्व दिखाई देता है, सद्भावना दिखाई देती, भाईचारा दिखाई देते, उसके अंदर शील प्रज्ञा दिखाई देती है, करुणा दिखाई देती है। ऐसे विभिन्न सद्गुण भगवान बुद्ध के धम्म में उनको दिखाई देते हैं। देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म को इतने गहनता से पढ़ा है, इतने चिंतन और मनन किया है। कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने न केवल बौद्ध धर्म को ही, उन्होंने विभिन्न धर्मों को पढ़ा है, उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया है। उन्होंने एक नहीं, भारत के अंदर जितने धर्म हैं उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि हर धर्म के अंदर एक ईश्वर को मानने की शक्ति है, ईश्वर पर धर्म आधारित है। परंतु जब उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म शील समाधि प्रज्ञा को मानता है, बौद्ध धर्म कर्मों को मानता है, बौद्ध धर्म जो कर्म हम करेंगे उसका परिणाम मिलता है उसको मानता है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 साल तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उन्होंने विचार किया। भगवान बुद्ध के विचार उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित ये करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि भगवान बुद्ध जो है
भगवान बुद्ध ने अपने वाणी से शांति से पूरे जग में अपने विचारों को फैलाया। ना तलवार के जोर पर, ना किसी लालच के दम पर, ना कि किसी प्रलोभन के दम पर, तो भगवान बुद्ध ने केवल और केवल अपने विचारों के दम पर पूरे विश्व के अंदर अपने विचारों को फैलाया। और इसलिए आज अगर हम लोग देखते हैं तो बाबा साहब कहते थे कि बाबा साहब ने कहा कि भगवान बुद्ध जो है उन्होंने अपने आप को कभी ईश्वर नहीं माना, कभी उन्होंने ईश्वर का पुत्र भी नहीं माना। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं आपके सारे दुख को दूर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मोक्षदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूं। और इसलिए अनिल जी, भगवान बुद्ध के बहुत सारे ऐसे विचार जो थे वो भगवान बुद्ध के विचारों से बाबा साहब आम्बेडकर बहुत प्रभावित हुए। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर का झुकाव भी विशेष करके बौद्ध धर्म के तरफ था। और भगवान बुद्ध के विचार उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करते थे, वो थे समानता, उसमें बंधुत्व था। उसके अंदर बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा कि अन्य धर्मों में ऊंच या नीच देखा जाता है, परंतु बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। जैसे भिक्षु संघ में भी कहा जाता है, भिक्षु संघ में जो भी सम्मिलित होता है, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म और पंथ से व्यक्ति क्यों ना आया हो, विभिन्न जैसे नदियां होती है वो समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, वैसे ही संघ में अगर कोई भिक्षु सम्मिलित होता है तो वो भी उस समुद्र के जैसे बन जाता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा कि बौद्ध धर्म करुणावादी है, बौद्ध धर्म एक प्रज्ञावादी है, बौद्ध धर्म के अंदर शील है और शील से ही हमारी प्रज्ञा बनती है और प्रज्ञा से हमारी समाधि बनती है। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों को बौद्ध धर्म दिया। आज मैं आपको कहूं अनिल जी, दूरदर्शन के माध्यम से, अगर बाबा साहब आम्बेडकर ने अगर बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया होता और किसी अन्य धर्म को अगर ग्रहण किया होता तो इस देश की स्थिति जो है एक बहुत ही चित्र विचित्र बन जाती। वो हम धन्य समझते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कि जिन्होंने इस भारत में जन्मे, इस भारत में फैले भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया और अनगिनत लोगों को अपने साथ उस धम्म में उन्होंने सम्मिलित किया। और आज अगर हम लोग देखते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लोगों को जो बौद्ध धर्म दिया है, उस बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आज बहुत ही शिक्षित भी है और आज शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास भी कर मंत्री रहे जी, हैं। जैसे आपने कहा, अभी आपने बताया कि जो बौद्ध धर्म की कुछ अच्छाई हैं, जो शील, करुणा, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, ये जो कुछ विशेषताएं थी, इन्होंने बाबा साहब को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। मंत्री जी, आज हम देखते हैं कि समाज में मानवीय मूल्यों की अक्सर कमी देखी जाती है। इसके क्या कारण है और इन्हें कैसे दृढ़ता के साथ समाज में स्थापित किया जा सकता है? आपको लगता है कि मानवीय मूल्य क्या आज ही कमी दिखाई दे रही है? आप अगर देखेंगे तो इस संसार में हमेशा ही मानवीय मूल्यों की कमी रही है और इसलिए इस देश के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति नफरत फैलाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति एक द्वेष की भाव रखता है। और इसलिए अगर हम लोग पूर्व काल से अगर देखेंगे तो इन सामाजिक मूल्यों की समाज में बहुत कमी दिखाई देती है। वो इसलिए भी क्योंकि लोग जो है आज ये जो मूल्य, सामाजिक जो मूल्य है हमारे भीतर कैसे आते हैं? अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हमारा परिवार होता है, उसके बाद हमारा समाज होता है, उसके बाद हम जिसको मानते हैं वो होता है। परंतु देखा जाए तो पहले से ही इन चीज़ों की हमेशा से ही भारत के अंदर कमी रही है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम आज उतना परिपक्व नहीं है। आज अगर देखा जाए अनिल जी, भारत के स्कूल जो है, स्कूलों में जो पढ़ाई होती है या कॉलेजों में जो पढ़ाई होती है, क्या उस पाठ्यक्रमों में सामाजिक मूल्यों पर कभी चर्चाएं होती हैं? क्या उसमें हम लोग, जैसे जापान में अगर हम लोग देखते हैं, उनको बचपन से लेके चौथी पांचवी तक उनको सामाजिक मूल्य सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। परंतु भारत के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो एक छोटा सा बच्चा भी ग्रेड आने के लिए यहाँ पर लड़ता रहता है और ये बचपन से ही उनके अंदर एक भावनाएं पैदा होती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज सामाजिक मूल्यों की बहुत कमी है। उसे दृढ़ करने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर हम लोगों को कुछ चीजें डालनी पड़ेगी और तभी हम लोग इस देश के अंदर सामाजिक मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। स्वाति जी, अभी आपने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए कई काम किए और उनको अधिकारों की जो है वकालत की, उनके लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में महिला सशक्तिकरण के सही मायने क्या हैं? क्या इसका कोई पैमाना है? हम किस महिला को सशक्त मानते हैं?
कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि वाकई में कोष्टक में रखने वाला सवाल है, महिला सशक्तिकरण। शायद हम जो सोचते हैं वो है नहीं, और जो है वो हम सोचते नहीं। इस तरीके की परिस्थिति इस सवाल के साथ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण मतलब क्या? सशक्तिकरण मतलब कि मेरा अपना अस्तित्व, मेरे अपने सवाल और मेरे अपने जवाब, इसके बीच में अगर मेरे बारे में बात हो रही है और मैं खुद बात रख रही हूँ तो वो सशक्तिकरण है। पर अगर वो महिला बात नहीं रख पा रही है, या वो महिला अपनी पहचान के लिए लड़ नहीं पा रही है, या उसको समझ ही नहीं आ रही कि मेरी पहचान क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, तो उसको मैं सशक्तिकरण नहीं मानती हूँ। मुझे ये लगता है कि महिला सशक्तिकरण के मुख्य आयामों में अगर हम जाते हैं तो पहला यह है कि महिला अपने मुक्त मन से विचार करे, विचारशील बने। दूसरा, उसकी अपनी पहचान, अगर वो खेतीहर मजदूर है या वो रोज़ खाना बनाने के बाद खेती में जा रही है, तो उसकी अपनी पहचान एक कृषक महिला की हो सकती है और होनी भी चाहिए। तो ये इस तरीके का सवाल अगर वो उठाती है तो वो महिला सक्षम है। एक और भी उदाहरण देना चाहूँगी। महिलाओं के साड़ी को जेब नहीं होता है, ये बड़ी दुविधा है। महिला कमाती ज़रूर है, लेकिन पैसा कहाँ रखती है? अगर वो कमाती है तो पैसा भी उसके पास होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर मैं कोई भी एक छोटा सा उदाहरण आप मन में रख सकते हैं कि महिला ने कहीं से उसको पैसा मिला, उसके मजदूरी का, उसके मेहनत का, लेकिन उसके पास साड़ी पहनी है, तो वो क्या करती है, ज़्यादातर महिलाएं वो पैसा अपने बेटे को दे देती है। बैंक में भी अगर वो गई तो बेटे के साथ जाती है, बेटे के पास पैसा देती है। 2 कदम जाने के बाद अगर उसको चाय पीने का मन करता है तो वो अपने बेटे को बोलती है कि बेटा चाय के पैसे दे दे। तो कहाँ है महिला सक्षमीकरण, कहाँ है महिला सशक्तिकरण? तो हमको सवालों को थोड़ा ये नज़रिए से भी देखना ज़रूरी है कि एक तरफ तो हम आर्थिक सक्षमीकरण की, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर महिलाएं घूम फिर के तो वहीं पर है जहाँ वो थी। दूसरा चीज़ कि घर के अंदर से लेके घर के बाहर तक राजनीतिक व्यवस्थागत परिवर्तन तक हम देखते हैं तो महिलाएं हैं, बिल्कुल है। आज महिलाएं पढ़ रही है, सवाल पूछ रही है, जूझ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं ये कर पा रही है वो महिलाएं सक्षमीकरण में है, वो महिलाएं आगे आ रही है। लेकिन जो महिला ये नहीं कर पा रही है उनको हमको मदद करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वैचारिकता देने की ज़रूरत है कि वो आगे आए। दूसरा, इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जो मार्केटाइजेशन जो हो रहा है, जो महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु बनाई जा रही है, उसी के थ्रू मार्केट शुरू होता है, इसको हम किस नज़रिए से देखते हैं? अगर हम महिला सक्षमीकरण की नज़र से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी महिलाओं की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों के तरफ महिलाओं का देखने का नज़रिया मार्केट बहुत बार तय करता है। तो मैं यही बोलूँगी अनिल सर कि ये बहुत कोष्टक में सवाल है, पर हाँ ये ज़रूर है, मैं इसको डिनाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आज बहुत ज़्यादा 100% बदलाव नहीं है, पर हाँ बदलाव के तरफ हमारे कदम ज़रूर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद स्वाति जी। बद्री जी, मैं आपसे जाना थोड़ा सा अब एक अलग हटके सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे। आज बाबा साहब की जयंती है और आज पूरा विश्व उन्हें याद कर रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा भंती जी, क्या डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश के किसी स्मारक, किसी बौद्ध स्मारक, किसी स्तूप, किसी चैत्य या अन्य किसी ऐसी जगह पर कभी उनका आगमन हुआ, और क्या कोई ऐसी घटना आपको कुछ याद आती भंते जी? जी बहुत अच्छा अनिल जी, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा आपको। एक्चुअली देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म तो महू में हुआ, परंतु उनका बचपन जो है कई अन्य जगह पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत हुआ। परंतु देखा जाए तो जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर को लगा कि मुझे जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी बौद्ध स्तूप है या स्मारक है, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया और जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, ऐसे जगहों को विजिट करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने पहली बार पुणे में एक देवू रोड है, वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की। आज अगर हम लोग देखेंगे तो 5 फरवरी 1952 में
बाबा साहब आम्बेडकर सांची के बौद्ध स्तूप को भेंट करने के लिए आते हैं और वहां पर वो आते ही नहीं, उनको पूरा निरीक्षण करते हैं, वहां पर देखते भी हैं, वहां पर नमन भी करते हैं, वहां पर प्रणाम भी करते हैं। आज अगर उस समय उनके सांची के आसपास में विभिन्न स्तूप भी है, अगर उस समय ये स्तूप अगर बहुत अच्छे स्थिति में होते तो मुझे लगता है सतधारा का बौद्ध स्तूप, सोनारी बौद्ध स्तूप, आज ग्यारसपुर में भी एक बहुत ही भग्न अवस्था में स्तूप पड़ा हुआ है, ग्यारसपुर में भी बहुत अच्छा स्तूप है। ऐसे आसपास में विभिन्न बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है, उनको भी वो विजिट करते, परंतु दुर्भाग्य है कि उस समय केवल सांची का बौद्ध स्तूप था और बाबा साहब आम्बेडकर ने सांची के उस स्तूप को विजिट किया था, नमन किया था, प्रणाम किया था और उन्होंने उसके प्रति अपनी भावना और अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास व्यक्त किया। धन्यवाद बंटी जी। स्वाति जी, अंत में आपसे बहुत संक्षेप में एक सवाल मेरा होगा कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं के सामने आज मुख्य चुनौतियां क्या हैं? एकदम संक्षेप में आपका जवाब मुझे इस पर चाहिए। अनिल जी, आज जो वर्तमान परिस्थिति है, मेरे हिसाब से 4 प्रमुख चुनौतियां महिलाओं के सामने हैं। पहला, हिंसा, घर के अंदर से लेकर घर के बाहर तक। दूसरी चुनौती है वो है जो आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के चलते जो महिलाओं को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बहुत वैचारिक नहीं है और जो बच्चे हैं, यूथ है, उनके ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ रहा है। तो दूसरी चुनौती मुझे ये लगती है। तीसरी चुनौती जो मुझे लगती है, जो बरसों से महिलाएं झेलती आई है, वो है पितृसत्ता। पितृसत्ता को अभी भी हम तोड़ नहीं पाए हैं और अभी जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे पितृसत्ता के नए रूप, नए रंग देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है ये। और चौथी और आखिरी, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती ये है कि महिलाएं समझ तो रही है कि मेरा आत्मसम्मान कहाँ है, मेरी गरिमा कहाँ है, मेरा अस्तित्व कहाँ है, लेकिन वो जब जब सवाल उठाती है तब उसको एक अलग तरीके के माहौल में डाला जाता है जहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल होता है, कठिन धन्यवाद होता है। स्वाति जी। बंटी जी, अंत में बस एक मेरा आपसे भी एक सवाल है और जिसका मैं बड़ा शॉर्ट में एक आंसर चाहूँगा आपसे कि एक धर्म गुरु के रूप में आप क्या मानते हैं कि सरकारों ने अनुसूचित जाति जनजाति का जो समुदाय है इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं या कुछ और करना बाकी है? देखिए, ये तो एक राजनीतिक आपका प्रश्न है, परंतु मैं दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर ये विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन की प्रस्तुति है। दूरदर्शन के सभी कर्मचारियों को और सभी को और देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल जी बोल रहे हैं कि राज्य सरकार या सेंटर, केंद्र सरकार, एक्चुअली ये राजनीतिक प्रश्न है, परंतु देखा जाए तो बाबा साहब आम्बेडकर के जितने भी स्मारक है, आज अगर हम लोग देखेंगे तो जो महू का जो स्मारक है, वो महू का स्मारक एक ऐसा समय था जो बड़ी भग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके तरफ ध्यान नहीं था, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने उसको बहुत ही सुंदर ऐसी अवस्था में बना के रखा है। दिल्ली में उनका बहुत अच्छा स्तूप बना है, स्मारक बना है, अभी मुंबई में स्मारक बन रहा है। तो कुछ जगह पर उनकी कुछ योजनाएं भी है, परंतु उसको क्रियान्वित जब तक हमारे समाज के लिए नहीं होगी तब तक महत्वपूर्ण नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे दोनों अतिथियों का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।